शाम का समय था। हवेली के आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन माहौल में अजीब सा तनाव तैर रहा था। गुलाब सिंह के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से ही कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर चुके हों। सामने खड़ा सूरज अपनी आंखों में गुस्सा और सवाल लिए उन्हें देख रहा था। बाबूजी, ईशा को घर वापस लाना मेरा हक है। वो मेरी पत्नी है और मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। सूरज की आवाज़ में एक ठहराव था, लेकिन गुस्सा भी साफ झलक रहा था। गुलाब सिंह हल्की सी हंसी हंसते हैं, फिर गहरी आवाज़ में कहते हैं, सूरज, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। तुम बीच में मत आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सूरज की आंखें लाल हो जाती हैं। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ईशा मेरी है और मैं उसे किसी के कहने पर छोड़ने वाला नहीं। गुलाब सिंह पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन पकड़ कसकर करते हैं। अगर मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा, समझे? सूरज उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा छा जाता है, जिसमें सिर्फ तेज धड़कनों की आवाज सुनाई देती है। ईशा अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसके मन में बार-बार सूरज की बातें गूंज रही थीं। मैं तुम्हें अपना मान चुका हूँ, ईशा, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दरवाज़ा खुलता है और उसका भाई आरव अंदर आता है। दीदी, आप ठीक तो हैं? प्लीज़ रोना बंद करो। ईशा आंसू पोंछते हुए कहती है, आरव, सूरज के साथ जो कुछ भी हुआ है, मुझे डर है बाबूजी, उसे कुछ कर न दें। आरव गंभीर आवाज में कहता है, अगर उन्होंने सूरज को कुछ किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। रात का अंधेरा हवेली को घेर चुका था। गुलाब सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर किसी को फोन मिलाते हैं। सब तैयार है ना सूरज? आज रात बचना नहीं चाहिए। ऐसा हादसा करो कि लोग कहें किस्मत खराब थी लड़के की। फोन कटते ही उनकी आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। सूरज अपनी बाइक लेकर शहर से बाहर किसी काम से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, हवा में ठंडक थी, लेकिन उसे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार से आता है और उसकी बाइक को टक्कर मार देता है। सूरज गिरता है, उसके हाथ पांव छिल जाते हैं, हेलमेट टूट जाता है और सिर से खून बहने लगता है। वो संभल कर उठने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक दोबारा उसकी ओर बढ़ता है। सूरज जैसे तैसे सड़क के किनारे लुढ़क जाता है, लेकिन उसकी हालत गंभीर हो जाती है। ईशा फोन पर बात कर रही थी जब अचानक उसका मोबाइल हाथ से गिर जाता है। क्या सूरज का एक्सीडेंट? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव भी सुनकर चौंक जाता है। दीदी, चलो, हमें अभी जाना होगा। दोनों तेजी से घर से निकलते हैं। सड़क पर लोग इकट्ठा थे। सूरज बेहोश पड़ा था, उसका चेहरा खून से लथपथ था। ईशा दौड़ते हुए उसके पास आती है। उसके हाथ कांप रहे थे। सूरज, आंखें खोलो प्लीज। वो उसके सिर को अपनी गोद में रखती है, रोते हुए कहती है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, तुमने वादा किया था। सूरज। आरव एम्बुलेंस बुलाता है और दोनों उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल का इमरजेंसी रूम तनाव से भरा था। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे। बाहर ईशा और आरव बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। आरव गुस्से में कहता है, दीदी, मुझे पूरा यकीन है ये हादसा नहीं था, ये साजिश थी और इसके पीछे बाबूजी का हाथ है। ईशा की आंखों में नमी के साथ सख्ती भी आ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं बाबूजी को कभी माफ नहीं करूंगी। हवेली में गुलाब सिंह आराम से कुर्सी पर बैठे थे, चाय पी रहे थे। ताई माँ आकर पूछती हैं, सूरज का क्या हुआ? गुलाब सिंह ठंडे लहजे में कहते हैं, अगर किस्मत में है तो बच जाएगा, वरना मुझे क्या। उनके चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन मरीज की हालत नाजुक है। ईशा की आंखों में आंसू भर आते हैं। भगवान, अगर सच में प्यार का इम्तिहान लेना है तो मेरी जान ले लो, लेकिन सूरज को बचा लो। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, मरीज की जान खतरे से बाहर है, लेकिन उसे होश आने में वक्त लगेगा। ईशा अंदर जाकर सूरज का हाथ पकड़ लेती है। उसके होंठ कांप रहे थे, आवाज धीमी थी, तुमने सुना? तुम हार नहीं सकते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके चेहरे पर दर्द भी था और सुकून भी कि सूरज अब उसके साथ है, चाहे हालात कैसे भी हों। लेकिन कहीं अंदर ये एहसास भी था कि ये तो बस शुरुआत है, असली तूफान अभी आना बाकी है।